Macaphiaja world. तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर की सबसे मेन रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है। जैसा कि हमने देखा था, एल्केन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता था, एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन होता है। ठीक है। और फिर अल्काइल हैलाइड में आपने देखा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन होता है। अल्कोहल में भी सेम। ठीक है। और बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ऐसे ही हर चैप्टर की अपनी एक सबसे मेजॉरिटी की मैकेनिज्म रहेगी। तो इस चैप्टर की सबसे मेन मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। तो नेक्स्ट, पहले सबसे पहले हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म को समझना है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म मेरे साथ साथ नोट किया करिए, क्योंकि नोट करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। चलिए देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म कैसे वर्क करती है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म हमेशा आपको वहां पर मिलेगी जहां पर आपको ये फंक्शनल ग्रुप दिखाई पड़ेगा, सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है। और इसके पास जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, इसके पास जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, तो यहाँ पर क्या वर्क करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आपने सुन रखा होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा वर्क करना। और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इसकी तरह अप्रोच करेगा, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है और ये जो न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में रिपल्शन लगेगा। और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिस्प्लेस होंगे और डिस्प्लेस होके किधर जाएंगे, जहां पर उसको ड्राइविंग फोर्स मिल रहा होगा। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ड्राइविंग फोर्स क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ड्राइविंग फोर्स होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स ऑक्सीजन। और पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के बाद इट विल लुक लाइक, ये आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है। और अब आपके पास न्यूक्लियोफाइल अभी भी वहां पर प्रेजेंट है। न्यूक्लियोफाइल को अब क्लियरली विजिबल है कि उसको कहां पे अटैक करना है, जहां पर उसको क्या मिल रहा है, प्लस चार्ज। तो जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, ये इस रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ रिएक्शन, ऐसा। ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप में जो आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा, दैट यू कैन से इलेक्ट्रोफाइल ऑफ री अटैकिंग रिएजेंट, वो यहाँ पर अटैक करेगा। और वो इस रिएक्शन का फास्ट स्टेप होगा, क्योंकि इसको कोई भी इंडेक्सिंग या सर्चिंग नहीं करनी है, ये डायरेक्टली जाके O माइनस पे ज्वाइन हो जाएगा। तो आपके पास कुछ इस तरह से यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट दिखाई पड़ेगा। तो आपने देखा ये मैकेनिज्म कितने स्टेप में कंप्लीट हुई है, 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सेकेंड स्टेप इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और कौन सा स्टेप स्लो है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वहां पर उसको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से पहले चार्ज क्रिएट करना पड़ा है, फिर वो ज्वाइन हुआ है। ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म थी। आप हर रिएक्शन में इसको ऐसे ही यूज करेंगे, तो जहां पर भी आगे न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म आएगी हम उसको इतना डिटेल में नहीं लेंगे, सिंपल हर जगह वही रहने वाली है। सिर्फ अब आपको यहाँ पे क्या समझना है कि न्यूक्लियोफाइल क्या सर्च करता है सामने वाले कंपाउंड में। न्यूक्लियोफाइल उस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक करना प्रेफर करता है जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम हो। तो न्यूक्लियोफाइल प्रेफर्स टू अटैक एट लेस हिंडर्ड साइट। ये पॉइंट याद रखिएगा। ये पॉइंट आपको मैंने ग्रिग्नॉट रीजन में भी बताया था, जब ग्रिग्नॉट रीजन इपॉक्साइड के ऊपर अटैक करता है। ठीक है। तो वो कहाँ पे अटैक करेगा, जहां पर सबसे लेस हिंड्रेंस उसको मिलेगा। ठीक है। अब इसी पॉइंट को अगर आप यूज करें तो आप एल्डिहाइड और कीटोन का रिलेटिव ऑर्डर बना सकते हैं। तो आप मुझे देख के बताओ कि एक एल्डिहाइड और कीटोन में से किसमें हिंड्रेंस ज्यादा होता है, बताइए। एक सर एल्डिहाइड और कीटोन। कीटोन में जिसमें हिंड्रेंस ज्यादा होगा, वहां पर न्यूक्लियोफाइल
अटैक करना प्रेफर नहीं करेगा। यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का अगर मैं रेट बनाऊंगा तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसा आएगा? एल्डिहाइड का रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कीटोन से ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको एक जनरल यहाँ पे ऑर्डर बना के दे रहा हूँ इनका, न्यूक्लियोफाइल्स का, सॉरी इनका एल्डिहाइड कीटोन्स का। वो आप नोट कर लीजिए और याद भी रखिए। आपके बोर्ड के पेपर में, जेई के पेपर में, नीट में, एवरीवेयर आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा कंपाउंड होता है फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? फॉर्मल्डिहाइड, आउट ऑफ ऑल एल्डिहाइड। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सिर्फ वही एल्डिहाइड पिक कर रहे हैं जो आपको स्टडी करने हैं। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड के बाद अब कीटोन शुरू हो जाएंगे। कीटोन, सबसे पहला हमने एसीटोन लिया। अब जितना बड़ा कीटोन आप लेते जाएंगे उतना उसका रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने कैसे बनाया? जो मैंने ऊपर आपको पॉइंट बताया उसी से मैंने ये ऑर्डर बनाया है। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड कीटोन्स का रिलेटिव ऑर्डर होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करने का। इसके अलावा आपके पास जरूरी नहीं कि सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन ही कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं, अदर कार्बोनिल ग्रुप्स भी है। तो मैं यहाँ पे एक जनरल लिख दे रहा हूँ, रिलेटिव रेट इन ऑल कार्बोनिल कंपाउंड्स, रिलेटिव रेट इन ऑल कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये मैंने एल्डिहाइड कीटोन का रिलेटिव रेट लिखा था। ये आपका एल्डिहाइड है और ये आपका कीटोन था, कि एल्डिहाइड का रेट कीटोन से ज्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए तो एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहला आप यहाँ पर क्या लेंगे? एसिड का क्लोराइड। एसिड का क्लोराइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को सबसे ज्यादा फेवर करता है। इसके बाद एसिड का एनहाइड्राइड। इसके बाद आता है आपका एल्डिहाइड। फिर इसके बाद आते हैं कीटोन। कीटोन के बाद आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आपका नंबर आता है एस्टर का। और सबसे कम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट किसका रहता है? एसिड एमाइड का। तो दिस इज रिलेटिव रेट ऑफ ऑल कार्बोनिल कंपाउंड्स। नोट कर लीजिए, नोट डाउन। किसी के पास अगर कोई डाउट है, यू कैन डिस्कस। कंप्लीट करिए, इसके बाद हम लोग एक एक केमिकल प्रॉपर्टीज की इसकी डिस्कस करना शुरू करेंगे। एल्डिहाइड कीटोन के बिना पेपर नहीं बनता आपके एग्जाम का, आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। ऐसा आज तक कोई पेपर नहीं आया जिसमें एल्डिहाइड कीटोन से क्वेश्चन ना आए। इसलिए आपको एल्डिहाइड कीटोन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करके रखना है। कुछ एक चैप्टर ऐसे होते हैं जो मतलब आपको हर पेपर में देखने को मिलेंगे, जैसे जीओसी, हर चैप्टर हर पेपर में देखने को मिलेगा आपको। फिनॉल आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा। हाइड्रोकार्बन हर पेपर में मिलेगा। ऐसे ही एल्डिहाइड कीटोन है, आपको हर एक पेपर में जरूर मिलेगा। कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी? नो डाउट। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लीजिए। सबसे फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद ग्रिग्नॉट रिएजेंट। तो ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ एक एल्डिहाइड और कीटोन कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हमने सब कुछ बहुत अच्छे से ग्रिग्नॉट रिएजेंट वाले सेक्शन में डिस्कस किया था। तो मैं जस्ट यहाँ पे रिएक्शन लिखूंगा, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। अगर हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया है और हमने उसको किसी भी ग्रिग्नॉट रिएजेंट से रिएक्ट कराया, तो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस वो हमें क्या देगा यहाँ पर?
प्राइमरी अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट देगा। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पर एसिटल्डिहाइड लिया है तो उस केस में हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? उस केस में हमारे पास प्रोडक्ट है सेकेंडरी अल्काइल अल्कोहल। उस केस में हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। और अगर हमने यहाँ पर एसीटोन एज अ कीटोन लिया है तो उसके साथ में हमें प्रोडक्ट मिलेगा 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो ये आपने पीछे इसकी मैकेनिज्म प्रॉपरली डिस्कस की थी। यहाँ पर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कौन है? जो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर ग्रिग्नॉट रीजन में, वही आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। और वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलते हैं। ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन थी। सेकेंड रिएक्शन, ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, विद हाइड्रोजन साइनाइड। विद हाइड्रोजन साइनाइड। तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ इसकी रिएक्शन कैसे होती है? देखिए, कोई भी आप यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन XYZ कोई भी लीजिए, तो मैं यहाँ पर जनरल रिप्रेजेंटेशन ले रहा हूँ। यहाँ एल्डिहाइड मैंने लिया है, आप कीटोन भी ले सकते थे, सेम ही रिएक्शन होगी। तो HCN अटैक करेगा, तो सबसे पहले HCN में से CN माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा? C+ ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। और आपको यहाँ पर पहले स्लो स्टेप में मिलेगा कुछ इस तरह से एक इंटरमीडिएट, और फिर सेकेंड वाले स्टेप में इसका रिमेनिंग पार्ट क्या है? H+, दैट विल ज्वाइन एट O-। तो आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट ऐसा दिखाई पड़ेगा। द नेम ऑफ सच काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज साइनोहाइड्रिन। जब एक कार्बन पर OH और साइनाइड ग्रुप लगे होते हैं तो वी कॉल इट साइनोहाइड्रिन। ठीक है, नोट कर लीजिए। किसी के पास अगर कोई डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। ठीक है, जरा एक दो रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। सिंपल सिंपल रिएक्शंस हैं, जस्ट टू लर्न सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? बनाइए इनका प्रोडक्ट दोनों का। रुचित, इसका आंसर बताओ। रुचित, हाँ सर। हाँ, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन? काव्य, ये तुमने क्या किया? ये रिएक्शन तो कार्बन और ऑक्सीजन की है ना, तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे टूट गया? सॉरी सर, हम ठीक कर देते हैं। ध्यान रखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज फॉर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ओनली दिस पाई बॉन्ड विल टेक पार्ट इन रिएक्शन। सर मैंने जो भेजा है वो करेक्ट है? एक सेकेंड, हाँ करेक्ट है तुम्हारा। देखिए, इतना टाइम नहीं लगाना भाई, ये इस क्वेश्चन में इतना समय नहीं लगाया जाता। इस क्वेश्चन का आंसर है CH3COH CnCH3, और इस वाले का आंसर है OHCn। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन। देखो, मैं बता रहा हूँ कौन कौन आंसर नहीं किया है मुझे। मेरे पास अर्णव, खुशबू, कस्तूरी और रुचित, 4 बच्चों के आंसर नहीं आए, बाकी सबने भेजा। तो अब आप लोग अपने अपने चीजों पे ध्यान रखिए कि आपके आंसर्स आने चाहिए। चलिए, कम टू नेक्स्ट रिएक्शन। हमने सेकेंड रिएक्शन की है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। अब आते हैं इस रिएक्शन में। देखिए, इस रिएक्शन में खास चीज होती है। खास चीज क्या है कि हाइड्रोजन साइनाइड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हाइड्रोजन साइनाइड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये सोल्यूशन में बहुत कम आयनाइज होगा।
ये सोल्यूशन में बहुत थोड़ा सा आयनाइज होगा, तो यानी सोल्यूशन में बहुत लिटिल अमाउंट में Cn माइनस प्रेजेंट होंगे फॉर रिएक्शन। तो रिएक्शन एक तो बहुत स्लो हो जाएगी, दूसरा यील्ड ऑफ प्रोडक्ट बहुत पुअर आती है। तो हमें अगर यहाँ पे प्रोडक्ट की यील्ड अच्छी करनी है, अमाउंट बढ़ाना है प्रोडक्ट का, तो इन प्लेस ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट वी हैव टू यूज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इन प्लेस ऑफ HCN वी विल यूज व्हाट, वी विल यूज सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड, यानी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसका सॉल्ट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप सोडियम साइनाइड या फिर पोटेशियम साइनाइड कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो सोडियम साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है, तो ये 100% आयनाइज होगा। इसकी वजह से अगर Na+ आयनाइज होगा तो उसके साथ में Cn- भी आयनाइज होगा, और Cn- एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ONA। यानी जहां पर H+ था उसकी जगह पर Na+ जाके वहां पर ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, और आपको अगर प्रोडक्ट चाहिए साइनोहाइड्रिन, तो बस आपको एक छोटा सा स्टेप और परफॉर्म करना होगा, इसका एसिडिफिकेशन कर दीजिए। तो आफ्टर एसिडिफिकेशन आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, साइनोहाइड्रिन। ठीक है, लेकिन पहले से क्या डिफरेंस आ गया, प्रोडक्ट की यील्ड बहुत बढ़िया हो जाएगी, आपका हाई अमाउंट में प्रोडक्ट मिलेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन में मिलेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हो गई है। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, पूछा जाता है when we are using hydrogen cyanide as a reagent, तो yield of product is very low, why? तो आंसर है उसका बिकॉज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट नेचर। चलिए अब आते हैं थर्ड रिएक्शन की तरफ। थर्ड रिएक्शन है एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर, देखिए वाटर के साथ इसकी कैसे रिएक्शन होती है। जब भी आप किसी एल्डिहाइड या कीटोन को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है OH-, और उसकी वजह से यहाँ पर OH लगेगा और यहाँ पर H+। तो आपको देखिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यू विल गेट अ हाइड्रेट प्रोडक्ट, दिस इज डाईहाइड्रेट या डाई ऑल प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन ये देख सकते हो एक ही कार्बन पर 2 OH है, आपको पता है कि एक ही कार्बन पे 2 OH हाईली अनस्टेबल रहेगा, तो वो क्या करेगा, इमीडिएटली वाटर लूज करेगा यहाँ से, और आपको वापस क्या बना देगा प्रोडक्ट, जो एल्डिहाइड कीटोन आपके पास था वही आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, जब हमारे पास रिएक्टेंट जो था वही हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहा है। इसको हम लोग यहाँ पर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो यहाँ पे हाइड्रेट बना है, इसकी स्टेबिलिटी अलग अलग एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अलग अलग होती है। तो कभी कभी वो कंपेयर करने को आ जाता है, कभी कभी आइसोटोपिक कंडीशन लेके प्रोडक्ट बनाने को आता है। मैं आपको दोनों चीज शो करता हूँ। तो सबसे पहले इसके रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट्स पे जाते हैं। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट्स, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट में आप देखोगे यहाँ पर आपके पास है, एक तो ये हाइड्रेट, दूसरा है CH3CH, ये एसिटल्डिहाइड का हाइड्रेट है, और एक है आपके पास फॉर्मल्डिहाइड का हाइड्रेट। ठीक है, ये एसीटोन, ये एसिटल्डिहाइड, और ये फॉर्मल्डिहाइड का हाइड्रेट। इन तीनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको कैसा मिलता है, ऐसा। इन तीनों में कौन ज्यादा रिलेटिवली स्टेबल होता है, कीटोन का, यानी जितना हिंडर्ड कार्बोनिल कंपाउंड होगा वो उसका हाइड्रेट उतना ज्यादा स्टेबल होगा, यानी वो आसानी से रिवर्स नहीं होगी रिएक्शन।
ठीक है, तो एक तो ये हाइड्रेट की स्टेबिलिटी वाला पॉइंट था। दूसरा आइसोटोपिक कंडीशन का क्वेश्चन आता है। चलिए तो आइसोटोपिक कंडीशन वाला क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस सपोज मैंने आपको यहाँ पर दिया है CH3CO CH3, और यहाँ पर मैंने वाटर लिया है, वाटर ऑक्सीजन 18, ऑक्सीजन का आइसोटोप है, इन प्रेजेंस ऑफ H+। ठीक है, जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है, तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो देखो मैकेनिज्म कैसे चलती है, आपको मैकेनिज्म ही मेनली समझना है। तो ये जो H+ है ये कहाँ पे अटैक करेगा, सबसे पहले H+ आएगा सोल्यूशन में, और ये O के निगेटिव चार्ज यानी लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा, और आपको यहाँ पर इस तरह से मॉडिफाइड फॉर्म में दिखाई पड़ेगा ये ऐसा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में अब वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए अवेलेबल होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन एक प्लस चार्ज नहीं रख सकता, क्योंकि वो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा सो दैट वो इस प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दे। और जैसे ही इसने ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ से पुल किया, यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, प्लस चार्ज। और जैसे यहाँ पर प्लस चार्ज क्रिएट हुआ है, ये वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर देगा, है ना। तो वाटर जब एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा तो आपको यहाँ पे कंपाउंड कैसा दिखाई पड़ेगा, CH3COH, और नीचे क्या आ जाएगा, OH, और ये कौन सा ऑक्सीजन है, 18, और इस ऑक्सीजन पे देखो यहाँ पे प्लस चार्ज है। अब अगेन वही सेम सिचुएशन आ गई, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, वो प्लस चार्ज तो रखना चाहेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, वो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर देगा, और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा, और हाइड्रोजन को एज अ H+ यहाँ से रिलीज कर देगा। तो आपके सामने यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से हाइड्रेट दिखाई पड़ेगा, एक OH होगा और एक O18H होगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से हाइड्रेट यहाँ पर दिखाई पड़ा। क्लियर? अब लेकिन जो साथ ही साथ ये यहाँ से H+ रिलीज हुआ था, यहाँ से जो H+ रिलीज हुआ था, वो भी तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही ना। तो वो H+ क्या करता है, वो H+ यहाँ पर इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक कर देता है। वो H+ इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे ही अटैक कर देता है, और इसके लोन पेयर पे अटैक करके वो फिर से एक यहाँ पर प्लस चार्ज वाला कंपाउंड बना देता है। इस तरह से आपको OH2+ मिल जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि ऑक्सीजन पे फिर से प्लस चार्ज आया, वो फिर कहीं ना कहीं से कोई बॉन्ड तोड़ेगा और प्लस चार्ज को रिलीज कराता है। तो अब वो कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, वो ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा। ठीक है, और अब आपके पास यहाँ पर फाइनली क्या बचेगा, जब यहाँ से इसने ये वाला बॉन्ड तोड़ा होगा तो फिर क्या हुआ होगा, ये इधर गया होगा, तो एट द सेम टाइम ये उसके रेजोनेंस में है, ये वाला भी इधर शिफ्ट होगा। तो आपको कुछ ऐसी सिचुएशन देखने को यहाँ पर मिलेगी, ऐसा। यानी पहले से आपने देखा क्या डिफरेंस आया। इस पूरी मैकेनिज्म को शो करने का पर्पस ये था कि जब ये वाटर एलिमिनेट होता है अल्फा एलिमिनेशन से, तो जो ऑक्सीजन वाटर में था वो ऑक्सीजन अब यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, उस और ये वो वाला ऑक्सीजन नहीं होगा जो पहले यहाँ पर था, यानी वो अभी यहाँ से शिफ्ट हो चुका है, लीव हो चुका है। यही एक पॉइंट दिखाने के लिए आपको ये मैकेनिज्म मैंने दिखाया, नोट कर लीजिए इसको पूरा। तो सर आप स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट्स बता सकते हो?
स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट सिंपली स्टेरिक हिंड्रेंस, जितना इसके आसपास यहाँ पे क्राउडिंग होगी उतना यहाँ से वाटर एलिमिनेट होना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वहां पर उसको और भी साइट्स मिलेंगी एलिमिनेशन करने के लिए। लेकिन जब वो छोटा होता है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही एलिमिनेशन के लिए एलिजिबल है, तो इसका एलिमिनेशन आसानी से हो जाएगा। सॉरी मैं उल्टा बोला था, यस सॉरी नहीं, एक सेकेंड उल्टा बोला मैं। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, ये एलिमिनेशन को फेवर करेगा, और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसलिए यहाँ पर रेट ऑफ एलिमिनेशन लोअर है। हाँ स्टेरिक सर। हिंड्रेंस बढ़ता है तो एलिमिनेशन बढ़ता है। यहाँ पर मैंने एक स्टेप कम किया है, मतलब ये यहाँ से जाएगा तो O के ऊपर प्लस चार्ज आता है, फिर उस प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए ये वाला H निकलेगा, वो पार्ट मैंने नहीं दिखाया है, अब सीधे मैंने डायरेक्टली आपको ऐसा बना के दिखा दिया। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट है रिएक्शन एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फाइड। नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फाइड। हमने कितनी रिएक्शन देखी? पहला ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ, दूसरा हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, और थर्ड हमने वाटर का एडिशन देखा। अब हमें नेक्स्ट करना है हाइड्रोजन साइनाइड, सॉरी सोडियम बाई सल्फाइड, एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फाइड। सोडियम बाई सल्फाइड क्या होता है? NaHSO3। NaHSO3 का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? NaHSO3 किसी को याद है इसका स्ट्रक्चर? ये H2SO3 का डेरिवेटिव होता है। ये किसका डेरिवेटिव है? H2SO3 का। दिस इज योर NaHSO3, ठीक है। तो ये है आपका, तो आप समझ रहे हो इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा है? ये है इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। तो जब भी आप किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ में, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ आप इसकी रिएक्शन कराओगे NaHSO3 की, तो इसका न्यूक्लियोफाइल कौन है? ये O- वाला पार्ट, O-SO2H, वो इस C पे जाके ज्वाइन हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज, और ये Na+ जाकर यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा इस तरह से। तो ये एक सॉल्ट बनाएगा यहाँ पर इस टाइप का। लेकिन ये रिएक्शन यहीं पर स्टॉप नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर ये सल्फ्यूरस एसिड का एक और एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर। ये H+ इधर चला जाएगा और Na इधर आ जाएगा, और आपके पास कंपाउंड ऐसा दिखाई पड़ेगा, RCHOHSO3Na। आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा SO3Na। ये है आपका इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें एक एडिशनल स्टेप होता है प्रोटॉन ट्रांसफर। अब ये रिएक्शन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये पॉइंट भी जानना जरूरी है। तो इस रिएक्शन की खास बात क्या है कि जब आप ये जो इसका प्रोडक्ट है इसको अगर आप हाइड्रोलाइज कर दे, अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दे, तो ये आपको रिजल्ट में अगेन क्या दे देगा? ये आपको रिजल्ट में अगेन वापस वही सेम एल्डिहाइड बनाकर दे देगा। ये इसकी खास बात होती है, ये आपको रिजल्ट में अगेन सेम एल्डिहाइड रिसीव हो गया। तो यानी इस रिएक्शन को आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जब आपके पास कहीं आप कोई ऐसी रिएक्शन मिक्सचर में है जहां पर आप चाहते हैं कि एल्डिहाइड के ऊपर रिएक्शन ना हो और बाकी ग्रुप्स के ऊपर रिएक्शन हो, तो आप एल्डिहाइड को क्या कर दीजिए? कवर कर दीजिए, छिपा दीजिए। तो ये सोडियम बाई सल्फाइड इसको प्रोटेक्ट करने के पर्पस में यूज किया जाता है। तो आपको अगर एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करना है तो उसमें सोडियम बाइसल्फाइड डालिए। सोडियम बाइसल्फाइड एल्डिहाइड या कीटोन के साथ जो भी वहां प्रेजेंट होगा उसके साथ रिएक्ट करके ये वाला सॉल्ट बना देगा, ठीक है। और जब आपका अदर ग्रुप जिनके साथ आपको रिएक्शन करनी थी वो कंप्लीट हो जाए, तो लास्ट में आप क्या कर दीजिए? हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। हाइड्रोलिसिस जैसे ही करेंगे वो एल्डिहाइड और कीटोन वहां पर रीस्टोर हो जाएगा। तो ये रिएक्शन
एल्डिहाइड और कीटोन को प्रोटेक्ट करने की रिएक्शन के लिए जानी जाती है। तो ये वाला पॉइंट एक याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है इसके बाद एडिशन ऑफ अल्कोहल। एडिशन ऑफ अल्कोहल, ऊपर वाला पहले कॉपी कर लो जल्दी से। ये जो एडिशन ऑफ अल्कोहल है, ये रिएक्शन भी वही काम करती है जो ऊपर करता है। तो ये रिएक्शन भी किस चीज के लिए फेमस है? टू प्रोटेक्ट कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी किस पर्पज में आती है? कार्बोनिल ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने के काम आती है। कैसे आती है अभी देखते हैं इसको। तो अब जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लूं, यहाँ पर मैंने एक कोई भी एल्डिहाइड ले लीजिए, कीटोन ले लीजिए, जिसके साथ भी आप रिएक्शन करने में कंफर्टेबल हैं। आपने मैंने एक एल्डिहाइड लिया, हम इसके साथ एक कोई भी अल्कोहल ले लीजिए। मैंने यहाँ पे ले लिया है ROH। ROH के साथ जब इसको रिएक्ट कराया जाता है तो ये यहाँ पर क्या करेगा? सबसे पहले एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है RO-। ये यहाँ पर क्या न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा? RO-। और यही RO- यहाँ पर अटैक करेगा और आपको इस तरह से यहाँ पर OR लग जाएगा और इधर OH, यानी ये H+ यहाँ ज्वाइन हो जाएगा और ये OR यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा और इस तरह से आपको ये कंपाउंड मिलेगा। दिस कंपाउंड इज नेम एज हेमी एसिटल। ये हमने एल्डिहाइड से बनाया था। एल्डिहाइड से अगर बनाते हैं तो हम उसको एसिटल बोलते हैं, और अगर हम कीटोन से बनाते हैं तो वी कॉल इट हेमीकीटल। अगर ये कीटोन से बना होता तो हम इसको क्या बोलते? हेमीकीटल। तो इस तरह से ये एक एडिशन ऑफ अल्कोहल हुआ। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप नहीं होती है, यहाँ पर अभी अल्कोहल फिर से अटैक करेगा और इस बार जो न्यूक्लियोफाइल है RO- वो एडिशन करने की जगह पर सब्स्टिट्यूशन करेगा इस OH का, और आपको यहाँ पर इस तरीके से ये ग्रुप मिलेगा। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसिटल। और ये आपका टारगेट था बनाना, हमारा टारगेट ये एसिटल बनाना था। ठीक है, तो एसिटल एक बार आपने बना लिया, तो एसिटल बना के क्या किया आपने? आपने कार्बोनिल ग्रुप्स को प्रोटेक्ट कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि वापस आपको कार्बोनिल ग्रुप रिसीव हो जाए तो आपको सिंपली बस यहाँ पे क्या करना होगा? इसका आपको बस इसकी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। ये यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करेगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा? R1CHO। यहाँ से एक कटेगा, बॉन्ड टूटेगा, HOH, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, HOH। इस कार्बन पे 2 OH लगेंगे, वाटर निकल के वो क्या बना देगा? R1CHO, और आपको अल्कोहल भी मिल जाएगा वापस। ठीक है, तो ये था पर्पस इसका। तो बस इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि इसको हमें 2 बार करना पड़ता है। ठीक है, पहले एमिसिटल बनता है, फिर एसिटल बनता है, फिर हम उसको प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हम 2 बार रिएक्शन नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि एक ही बार में प्रोडक्ट बन जाए। इसका सोल्यूशन क्या है? आपको क्या लगता है इसका क्या सोल्यूशन लिया जाए कि एक ही बार में प्रोडक्ट बन जाए? यहाँ पर सर एक्सेस लेना। एक्सेस तो लिया ही है, तभी तो दूसरी बार रिएक्शन हुई है। एक्सेस तो हमने लिया ही है, तभी दूसरी बार रिएक्शन हुई है। यहाँ पर इसका जो क्योर है वो क्या है? क्योर ये है इसका कि हम यहाँ पर एक डायोल ले लें, यानी एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास ऑलरेडी 2 OH ग्रुप अवेलेबल हैं, तो वो डायरेक्टली आपको क्या बना कर दे देगा? तो वो हमें डायरेक्टली यहाँ पर एसिटल बनाकर दे देगा।
तो कैसे एसिटल बनाएगा, ये जो इसका ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन, ये यहाँ से इस तरह से H2O का फॉर्मेशन करके यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, और बाकी का पार्ट जो है वो सिंपली जाकर ज्वाइन हो जाएगा। बाकी का पार्ट क्या है, RCH, और यहाँ पर ये O बचा है, यहाँ पर ये O, और यहाँ पर ये CH2 और ये CH2। तो ये जो आपको मिला है, दिस इज योर एसिटल। एल्डिहाइड से बनाया है तो हमने इसको क्या बोला है, एसिटल। ठीक है। हम यहाँ पर एक और चीज कर सकते थे, अगर हम चाहते हैं कि और फास्ट रिएक्शन हो जाए, तो अगर आप और फास्ट रिएक्शन चाहते हैं तो आपको इस H+ की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। वो कैसे बढ़ेगा, आपको यहाँ पर सल्फर का अल्कोहल लेना पड़ेगा, जिसको हम लोग थायोल बोलते हैं। तो आप यहाँ पे थायोल ले लीजिए। तो अगर आपने यहाँ पर थायोल ले लिया तो रिएक्शन और अच्छे ईल्ड में हो जाएगी, रिएक्शन और अच्छी होगी। तो ये आपको यहाँ पे फाइनली प्रोडक्ट क्या देगा, बिल्कुल वही जो आपने ऊपर देखा था, RCH+S ये बनेगा। ठीक है, इसको भी आप क्या बोलेंगे, इसको भी एसिटल ही बोलेंगे। अब इन सब की खास बात क्या है कि जब आप इनकी हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करेंगे तो ये आपको रिजल्ट में क्या दे देगा, वही एल्डिहाइड दे देगा जो आपके पास पहले था। यही इसका इंपॉर्टेंस है। तो ये पूरा नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। एल्डिहाइड के लिए हम लोग एसिटल बोलते हैं, तो कीटोन के लिए हेमी कीटल और कीटल वर्ड यूज किया जाता है। अगर हमने वहां पर कीटोन्स लिए होते तो बस हम एसिटल की जगह पर कीटल यूज कर रहे होते। नोट डाउन हो गया कॉपी। चलिए हाँ सर। एग्जाम्पल्स करते हैं। एक क्वेश्चन है, आपको एक कन्वर्जन करना है। द कन्वर्जन इज, आपको यहां से यहां जाना है। ठीक है, एक तो ये कन्वर्जन करना है, करिए, कन्वर्ट करिए इसको। चलिए इन दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट करिए। कन्वर्जन में ऐसा कोई कंपल्सन नहीं होता कि एक स्टेप में करना है या कितने भी, बस आंसर आना चाहिए। बट ये है कि मिनिमम पॉसिबल स्टेप में करोगे तो अच्छा रहता है। उस क्वेश्चन को देने का पर्पस क्या है, आपको ये रियलाइज कराना कि प्रोटेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। इस वाले कन्वर्जन का पर्पस सिर्फ इतना है, आपको प्रोटेक्शन वाले जो रिएजेंट है उनकी इंपॉर्टेंस को शो कराना है। चलो देखो, अच्छा मैं ही बताता हूँ। देखिए, आप अगर देखिए, आपको यहाँ पे COH हटा के अल्कोहल बनाना है, यानी इस एसिड का रिडक्शन करना है। आपको यहाँ पर आपको एसिड का रिडक्शन करना था, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया तो वो एसिड के साथ साथ इस कीटोन का भी रिडक्शन कर देगा। लेकिन आप चाहते हैं कि कीटोन पर रिडक्शन ना हो, सिर्फ एसिड का रिडक्शन हो। ऐसा तो कोई रिएजेंट है ही नहीं जो सिर्फ और सिर्फ एसिड का रिडक्शन करे और कीटोन का रिडक्शन ना करे। ऐसा तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट है ही नहीं आपके पास। फिर अब इसका क्या सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन ये है कि आप इसको पहले प्रोटेक्ट कर दीजिए। इसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, आपने यहाँ पर डायोल यूज किया, तो इसको जैसे ही आपने डायोल यूज किया तो ये इस तरीके से प्रोटेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ये COH एज इट इज रहेगा। COH के साथ में इनकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद अभी क्या किया हमने यहाँ पर, अब
अब आप यहाँ पर कोई रिड्यूसिंग एजेंट लाइक LiAlH4 यूज कर लीजिए। तो LiAlH4 इसको रिड्यूस करेगा लेकिन इसको टच नहीं करेगा। तो LiAlH4 इनको टच नहीं कर पाएगा, लेकिन इसको रिड्यूस कर देगा किसमें, CH2OH में। और फिर अब आप क्या करो, अब आप यहाँ पर हाइड्रोलिसिस परफॉर्म कर दो। तो जैसे ही हाइड्रोलिसिस करोगे ये कीटोनिक ग्रुप यहाँ पर एज इट इज रिटेन हो जाएगा और अल्कोहल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। और नीचे वाले क्वेश्चन में क्या था कि आप हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट कराओगे तो ये साइनोहाइड्रिन बना देगा, और फिर जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो OH का हाइड्रोलिसिस नहीं होता लेकिन साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होता है। और साइनाइड का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ये हमें क्या प्रोडक्ट देता है, साइनाइड आफ्टर एसिडिक हाइड्रोलिसिस गिव्स COH, CN will convert into COOH। ये था इसका एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब लिखिए रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। ये रिएक्शन बहुत काम की है आपके। सिक्स्थ रिएक्शन, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव। रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, अमोनिया इज NH3, NH3 में से जब आप एक H को रिप्लेस करके कोई दूसरा ग्रुप लगा देते हैं, इसी को हम बोलते हैं अमोनिया डेरिवेटिव। इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, अमोनिया डेरिवेटिव। ठीक है। और अब इस अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन आप किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन से कराइए। इस अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन से कराइए तो ये यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म शो करता है। पहली मैकेनिज्म होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। पहले ये क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है। किसका, RNH, जो भी आपने यहाँ पर लिया है NHZ- और H+ अलग करेगा। तो NH जो N के ऊपर माइनस चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पर्पस में यूज किया जाएगा। वो वहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पर्पस में यूज किया जाएगा। तो पहले यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद आपको दिखेगा RCH। यहाँ से ये एक H+ निकलेगा और ये OH बन जाएगा, और बाकी का जो NHZ है ये यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन होगा। ये स्टेप 1 है। या ये कौन सा स्टेप हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देयर इज एलिमिनेशन विल टेक्स प्लेस। एलिमिनेशन ऑफ व्हाट, दिस OH and this H। this OH and H will eliminate in the form of water। और आपको यहाँ पर प्रोडक्ट क्या दिखाई पड़ेगा, RCH डबल बॉन्ड NZ। यानी क्या चीज एलिमिनेट हुआ है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। एक तो ये वाला OH और ये H, ये OH और H वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएंगे, और इन दोनों कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा जो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, RCH डबल बॉन्ड NZ। आप चाहते तो इसी सेम चीज को आप एक स्टेप में भी लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन आपको मुझे यहाँ पर ये दिखाना था कि यहाँ पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है, उसके बाद यहाँ पर एलिमिनेशन हुआ है। तो आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली ये वाटर एलिमिनेट करके दिखाते तो आपको दिखता कि RCH डबल बॉन्ड NZ, ये आपको एक प्रोडक्ट मिल जाता। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पर NH2Z, दिस इज कॉल्ड अमोनिया डेरिवेटिव। ठीक है,
इस स्टेप में या मैकेनिज्म में या रिएक्शन में किसी को कुछ भी पूछना है, कोई भी पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो? बोलिए। तो बस हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम आपको बस यहाँ पर ये जेड रिप्लेस करेंगे, जेड यहाँ पर कुछ और लगाएंगे और आपको प्रोडक्ट बना के दिखाते जाएंगे, और वो प्रोडक्ट क्या क्या पॉसिबल जेड हो सकते हैं वो आपको बस यहाँ पे दिखाना है मुझे। चलिए देखिए यहाँ पर इस जगह पर आपको ये जेड, ये कॉलम क्या शो कर रहा है जेड को, ये हमें उस रिएजेंट का नाम बता रहा है जो जेड लगने के बाद बना है अमोनिया में, और ये उसका फाइनल प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट का नेम है। तो जैसे अगर आपने यहाँ पर Z की जगह पर H रख दिया, Z की जगह पर H रख दिया, तो ये क्या बन जाएगा, NH3। NH3 इज अमोनिया, और उससे जो प्रोडक्ट बन के आएगा द प्रोडक्ट इज नेम एज इमीन। समझा आपको ये जो मैं अभी एक्सप्लेन किया मैंने, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है कोई? बोलिए अगर किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो। क्लियर है। फिर सेकेंड स्टेप में हमने इस जेड को किसी एल्काइल ग्रुप आर से रिप्लेस किया है, तो ये क्या बन जाएगा, RNH2। RNH2 क्या होता है, प्राइमरी अमीन, 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये आपको ऐसा प्रोडक्ट देगा, दिस इज कॉल्ड इमीन, सब्स्टिट्यूटेड इमीन, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड इमीन और शिफ बेस। थर्ड था जेड की जगह पे हमने OH ले लिया है, तो जेड की जगह पे अगर आप OH रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, NH2OH। NH2OH क्या होता है, हाइड्रोक्सिल अमीन, और उससे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज C डबल बॉन्ड NOH, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीम प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट इज नेम एज ऑक्सीम। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ पे आपको NH2 लिया है हमने जेड की जगह पर, तो NH2 मिलके हाइड्राजीन बन जाएगा, और हाइड्राजीन से बनता है हाइड्राजोन। फिर हमने जेड की जगह पर लिया है NHPH, तो इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलेंगे फिनाइल हाइड्राजोन। और फिर हमने यहाँ पर लिया है सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट ऑफ दिस रिएक्शन NHPH, और उसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, इसको बोलते हैं 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, और इससे जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। फिर लास्ट में हमने लिया है जेड की जगह पर NHCONH2, ये यूरिया का पार्ट होता है, तो इसको बोला जाता है सेमी कार्बाइड कार्बाजाइड, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलेंगे सेमी कार्बाजोन। आउट ऑफ दिस, ये जो रिएक्शन है आपकी, ये वाली रिएक्शन सेकेंड लास्ट जिसमें 2,4 डाई नाइट्राफिनाइल हाइड्राजोन बना है, तो ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना है ना, ये कैसा होता है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 2,4 DNP डेरिवेटिव्स आर येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक टेस्ट है कि अगर 2,4 डाइनाइट्राफिनाइल हाइड्राजीन को किसी कंपाउंड में डाला जाए और अगर वो येलो ऑरेंज कलर के क्रिस्टल बना रहा है, सॉलिड बना रहा है, तो इसका मतलब वो कंपाउंड आइदर एल्डिहाइड या और कीटोन रहा होगा। तो जब भी आपको एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल से, एसिड से डिस्टिंग्विश करना होता है तो आप इस रिएक्शन को याद रखते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड 2,4 DNP टेस्ट। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, और 2,4 DNP टेस्ट बोलते हैं इसको, 2,4 DNP टेस्ट। और ये टेस्ट क्या करता है, ये 2,4 DNP टेस्ट, 2,4 DNP टेस्ट used to identify aldehyde and ketone both। ये रिएक्शन एल्डिहाइड भी देंगे और कीटोन भी देते हैं, तो ये दोनों को ही आइडेंटिफाई करने के लिए जानी जाती है रिएक्शन। तो फटाफट इसको जल्दी से अपने पास कहीं पर बहुत अच्छे से फेयर करिएगा,
किसी को कुछ भी अगर ऐसी चीज है जो एक भी लाइन आपको नहीं समझ में आई हो, आप तुरंत बताइए। चलो प्रोडक्ट के नेम याद रख लेंगे। हाँ, वो एक्चुअली याद रहेगा। अगर अगर तुम्हें रिएक्टेंट के नेम याद है ना, तो प्रोडक्ट का नेम ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। देखो, अगर तुम्हारा लेफ्ट में रिएक्टेंट अमोनिया था, प्रोडक्ट इमीन बन रहा है। रिएक्टेंट प्राइमरी अमीन है, प्रोडक्ट भी अगेन इमीन बन रहा है। अगर प्रोडक्ट यहाँ पे नेम उसका हाइड्रोक्सिल अमीन है, तो प्रोडक्ट बना है ऑक्सीन। हाइड्राजीन लिया था तो हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजीन लिया है तो फिनाइल हाइड्राजोन। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन लिया तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। फिर सेमी कार्बाजाइड लिया है तो सेमी कार्बाजोन। सर लिख लिया। ओके, चलिए। ये अमोनिया डेरिवेटिव वाली सारी रिएक्शन याद रखिएगा, ये सब बहुत काम आती है बहुत सारे, स्पेशली ये 2,4-DNP टेस्ट, ये आपको एकदम अच्छे से बाय हार्ट होना चाहिए। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा रिएक्शन विद PCl5। रिएक्शन विद PCl5। तो PCl5 के साथ में जब हम रिएक्शन कराते हैं, तो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन, PCl5 के साथ में रिएक्ट करेगा। तो आप PCl5 को ऐसा लिख सकते थे, ऐसा अगर आप इसको बना लीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये एक O और यहाँ से 3 Cl, ये तीनों कंबाइन होके POCl3 बनाते हैं। एक O और PCl3। इसको बल्कि मैं ऐसा ही लिखता हूँ जिससे कि आपको PCl3 दिखे। तो ये POCl3 बन के निकल जाएगा, और बाकी का जितना भी है वो यहाँ पर कार्बन से ज्वाइन हो जाएगा। तो इस तरह से PCl5 के साथ रिएक्शन होगी। बिल्कुल ऐसी ही नेक्स्ट भी रिएक्शन है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही होती है। रिएक्शन विद SOCl2। रिएक्शन विद SOCl2। SOCl2 में आप यहाँ पर कीटोन लेंगे, और कीटोन की रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे? अगेन SOCl2 के साथ। तो ये यहाँ पर ये O और इधर से ये SO, ये तीनों कंबाइन होके क्या बना रहे होंगे? आपको दिख रहा है क्या बन रहा होगा? SO और O कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? SO2। और बाकी का जो पार्ट है वो जुड़ जाएगा किसके साथ आके? C के साथ, एंड दे विल कन्वर्ट इनटू CCl2। तो प्रोडक्ट दोनों केस का सेम है, सिर्फ रिएजेंट बदला है दोनों केस में। नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया होगा। लिख लिया। यस, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, और ये CBSE बोर्ड में ये रिएक्शन नहीं है, HSC बोर्ड में भी नहीं है, बट ISC बोर्ड में ये रिएक्शन है, और JEE में तो हमेशा ही है सिलेबस में। तो जितने लोग ISC वाले हैं उन लोगों के लिए तो ये बोर्ड के लिए भी रिएक्शन है। तो रिएक्शन का नाम है रिएक्शन विद अमोनिया। पीछे हमने क्या देखा था? अमोनिया डेरिवेटिव। यहाँ पर हम किसके साथ देख रहे हैं? अमोनिया। अमोनिया किसी भी नॉर्मल जब एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट करेगा किसी के साथ में, तो वो आपने पीछे देखा था वो क्या बनाता है? इमीन बनाता है। वो आपने पीछे देखा था, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग इमीन ही बनाने वाले हैं, बट जो मेन आपके एल्डिहाइड कीटोन आपको स्टडी करने हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन, इनकी रिएक्शन अमोनिया के साथ आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रहा हूँ
फॉर्मल्डिहाइड। सबसे पहले हम किसको ले रहे हैं? फॉर्मल्डिहाइड के साथ में अमोनिया की रिएक्शन। देखिए फॉर्मल्डिहाइड के साथ अमोनिया कैसे रिएक्ट करता है। 6 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद 4 मोल्स ऑफ ammonia. 6 mole of formaldehyde on reaction with 4 mole of ammonia, it eliminates 6 mole of water. It eliminates 6 mole of water and gives us this compound CH2 whole 6 and 4. The name of compound is urotropin. ठीक है, ये एक मेडिसिन है used for urinal infection. This medicine is used for urinal infection. यूरिनल इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। CH2 होल 6 and 4। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, देखिए कैसे, जैसे मैं बना रहा हूं ना, आप पहले उसको समझ लोगे तो आपको याद करना आसान रहेगा। आपके पास टोटल कितने नाइट्रोजन है? ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग बनानी है, जिसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पे नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन के बाद कार्बन आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, फिर कार्बन आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा और फिर कार्बन। 3 नाइट्रोजन आपको दिख रहे हैं और यहाँ पे हैं कितने टोटल? 4। एक नाइट्रोजन सेंटर में होता है इस तरह से। ठीक है, अच्छा अभी आपको कार्बन सारे नहीं दिख रहे हैं, आप देखोगे यहाँ पर तो कार्बन आपको सब नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक तो ये कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है, एक ऐसा 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 और ये ऐसा। और फिर यहाँ पर जितने भी नाइट्रोजन दिख रहे हैं, हर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में भी एक कार्बन का बॉन्ड प्रेजेंट है। हर एक नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में भी एक कार्बन का बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, लाइक दिस। ठीक, और आपको पता है कि हर एक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2-2 हाइड्रोजन है, और हर एक नाइट्रोजन पे 0 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये आपका यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर हो जाता है। मैं कब से म्यूट पे था? जब से मैंने एसिटल्डिहाइड बताया कि मैं शुरू से म्यूट पे हूँ? नहीं जब सर ये एसिटल्डिहाइड हाँ सर चलिए, तो एसिटल्डिहाइड के साथ जो अमोनिया रिएक्शन करता है, तो वो बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन करेगा जैसा मैंने आपको अमोनिया डेरिवेटिव में बताया था। NH3 पहले टूटेगा NH2 माइनस और H प्लस में, और NH2 माइनस एज अ न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल एज अटैक करेगा और आपको इस तरह का प्रोडक्ट बनाएगा। फिर उसके बाद हम सेकेंड स्टेप में हीट करते हैं, तो ये यहाँ से OH और NH2 में से एक H वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट होता है, और आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो इमीन प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट विल बी इमीन प्रोडक्ट। और ये एसिटल्डिहाइड का एमीन है, तो आप इसको एसिटल्डीमीन बोल सकते हैं। तो अभी मैं इसको यहाँ पर जनरल मैंने लिखा है इमीन, अगर एसिटल्डिहाइड से है तो एसिटल्डीमीन, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम लोग। थर्ड रिएक्शन इसके बाद आती है रिएक्शन विद एसीटोन। हमने फॉर्मल्डिहाइड देखा, एसिटल्डिहाइड देखा, इसके बाद आता है एसीटोन। एसीटोन के साथ में इसकी रिएक्शन, तो एसीटोन के साथ में देखो ये कैसे रिएक्ट करेगा। एसीटोन के साथ जब इसको रिएक्ट करेंगे, शुरुआत में वही NH2 माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ से निकलेगा, और न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में निकलने के बाद वो आपको यहाँ पर एक तो NH2 और दूसरा OH बनाएगा। और फिर आपको पता है कि अमोनिया डेरिवेटिव है, उसको हीट करेंगे तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकलेगा, तो आपको यहाँ पे एसीटोन का इमीन फॉर्म मिलेगा, एसीटोन का इमीन फॉर्म मिलेगा। ठीक है, एक तो ये बनता है। इसके अलावा इसमें एक और पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन होती है जो इसको अलग करती है, कि हम लोग यहाँ पर ये जो आपने ग्रुप बनाया है, इसी के ऊपर
हम इसके ऊपर यहाँ पर क्या कर दें, वापस एसीटोन फिर से रिएक्ट कर जाए इसी के ऊपर, इसी के ऊपर एसीटोन फिर से रिएक्ट कर जाएगा। और ये जो इसका CO के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है, तो इसके पास जो अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ से ये H+ देगा और CH2 माइनस देगा। CH2 माइनस यहाँ पर क्या करेगा, इस OH को सब्स्टिट्यूट कर देगा यहाँ पर। तो OH को सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको प्रोडक्ट ऐसा दिखाई पड़ेगा, CH2 CO CH3 और साथ में क्या बना, वाटर, क्योंकि जो OH निकला है वो इस अल्फा हाइड्रोजन के साथ में H2O बना लेगा। तो ये इसकी एक और पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन होती है, नोट कर लीजिए, एल्डिहाइड भी और एसीटोन भी। हो गया? हाँ सर। चलिए अब हम लोग आते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन रिएक्शंस। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल सकते हैं यहाँ पर, रिडक्शन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस। और रिडक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर क्या रिएजेंट यूज करने वाले हैं, बहुत सारे हमारे पास रिएजेंट है। हम लोग यहाँ पर NaBH4 यूज कर सकते थे, है ना। तो आज हम लोग यहाँ पे NaBH4 को यूज करेंगे और उसकी मैकेनिज्म भी देखेंगे। अभी तक आपने कभी भी रिडक्शन की मैकेनिज्म नहीं देखी थी, फर्स्ट टाइम आप इसकी मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा पहले याद दिलाना चाहूंगा, ऑक्सीडेशन नंबर में आपने पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन होता है अगर वो मेटल के साथ बॉन्डेड है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है, -1 रहता है। तो इस NaBH4 में जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1 होता है। यानी जब ये सोल्यूशन में जाएगा तो ये हमें क्या रिलीज करके देता है, H- देता है, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन NaBH4 के साथ कराते हैं, NaBH4 NaBH4 को हम लोग सोडियम बोरॉन हाइड्राइड बोलते हैं, शॉर्ट में इसको आप ऐसा लिख सकते थे SBH। तो ये आपको प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बना के देगा, पहले मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ फिर मैकेनिज्म पे जाएंगे। तो ये इसका पाई बॉन्ड तोड़ के इसका रिडक्शन करेगा, CH3 CH2 OH। अब इसका मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म में स्टेप नंबर 1, एल्डिहाइड के ऊपर आपका जो भी रिड्यूसिंग एजेंट आपने लिया है वो इन प्रेजेंस ऑफ H, उसमें से H- आएगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो इस CO के ऊपर अटैक करता है। तो जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये यहाँ पर फर्स्ट स्टेप, ये है इसका स्लो स्टेप। फिर सेकेंड स्टेप में हर रिडक्शन रिएक्शन का जो सेकेंड स्टेप होता है दैट इज हाइड्रोलिसिस। ये अभी तक आपको कभी बताया नहीं जाता था कि सेकेंड स्टेप इज हाइड्रोलिसिस, हम लोग डायरेक्टली NaBH4 लिख देते थे और रिडक्शन कर देते थे। बट मोस्ट आइडियली आपको वहां पे लिखना चाहिए NaBH4 फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में से क्या होगा, ये जो H+ है, एसिड का H+ वो जाके इस O- पे ज्वाइन हो जाता है और आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, CH3, सॉरी एक H यहाँ पे लग गया है, CH3 CH2। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 OH। समझा भाई? मैकेनिज्म में किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। तो यहां से आपने क्या देखा, रिडक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस होता है, रिडक्शन always followed by हाइड्रोलिसिस। ये आपको एक पॉइंट याद रखना चाहिए, ठीक है। हमारे पास एक और बहुत अच्छा रिएजेंट है जो इस पर्पस में काम आता है, जो आपने काफी यूज किया है, बहुत क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर, LiAlH4, शॉर्ट में इसको लिखते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LaH। ये भी बिल्कुल वही काम करता है। तो अभी मैं डायरेक्टली इस 2 स्टेप में रिएक्शन लिख के दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले एल्डिहाइड जो है वो
LiAlH4 से जब रिएक्ट करता है तो ये पहले बनाता है CH3CH2O- और फिर सेकेंड स्टेप में आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं और आपके पास प्रोडक्ट आता है CH3CH2OH। ठीक है, तो इन शॉर्ट आगे से जब भी आप LiAlH4 लिखते हैं तो पहले स्टेप में LiAlH4 होता है और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस होगा एसिड के प्रेजेंस में। हमेशा इसको भी याद रखिएगा। क्लियर है? दोनों नोट कर लीजिए। और इनकी लिमिटेशंस NaBH4 और LiAlH4 की हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया हुआ है। NaBH4 कैन रिड्यूस ओनली एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड क्लोराइड, एंड LiAlH4 कैन रिड्यूस everything except कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। बट अगर आप चाहते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को एल्डिहाइड रिड्यूस कर दे तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्या किया जाए? तो उसका आंसर है, एक क्वेश्चन में लिखता हूं फिर उसके साथ करते हैं। देखिए मैं आपको दो केस दे रहा हूं। एक केस तो ये है, इसको आप LAH से रिएक्ट कराइए, और एक केस होता है ये, इसको LAH से रिएक्ट कराया जाए। देखिए अगर हमने इस तरह से डायरेक्टली LAH के साथ में इसको रिएक्ट कराया तो LAH कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को टच नहीं करेगा, सिर्फ एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा। तो प्रोडक्ट आपका ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको। ठीक है, अच्छा, और अगर आपने एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे, ध्यान से सुनिएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के एक साइड पे कोई भी पोलर ग्रुप और एक साइड पे कोई भी एरोमेटिक रिंग प्लेस कर दिए, ठीक है, ऐसे केस में ये पाई बॉन्ड यहाँ से डिलोकलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से पार्शियल बॉन्ड बन जाता है। अगर आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड देखेंगे तो पार्शियल बॉन्ड का रिडक्शन LAH कर लेता है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है, द प्रोडक्ट विल बी दिस CH सिंगल बॉन्ड CH CH2OH। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना, आप भूलना नहीं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन आती है, क्लीमेंशन रिडक्शन। आपने ये एल्केन में सुना था, क्लीमेंशन रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस में भी आपको बताया गया है क्लीमेंशन रिडक्शन के बारे में, है ना? तो क्लीमेंशन रिडक्शन का पहले तो मैं रिएजेंट बता देता हूँ। इसका रिएजेंट क्या होता है? इसका रिएजेंट है जिंक अमलगम प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl और साथ में हीट। ये इसका रिएजेंट होता है। और ये रिएक्शन कौन देता है? इट कैन रिड्यूस ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन। इट कैन रिड्यूस ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसका काम क्या होता है? जैसे आपने कोई भी कीटोन ले लिया लाइक दिस, और इसका अगर हम क्लीमेंशन रिडक्शन करना चाहते हैं तो ये क्या करेगा? ये डबल बॉन्ड को पूरी तरह से तोड़ देता है। 2 हाइड्रोजन इसको मिलेगा, 2 इसको, ये H2O बन जाएगा और ये यहाँ पर
एल्केन बन जाएगा, साइक्लोएल्केन। ठीक है, इसी के बिल्कुल एक पैरेलल भी एक रिएक्शन होती है, इसी के एग्जैक्टली एक पैरेलल रिएक्शन होती है। द रिएक्शन इज कॉल्ड वोल्फ किश्नर रिडक्शन। ये सब आपने कभी ना कभी जरूर पढ़ा हुआ है, तो ये रिवीजन ही है एक तरीके का। वोल्फ किश्नर रिडक्शन के लिए हम लोग क्या रिएजेंट यूज करते हैं? वोल्फ किश्नर रिएजेंट के लिए हम लोग क्या रिएजेंट यूज करते हैं? हाइड्राजीन फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग बेस आपका क्या क्या ले सकते हो आप? सोडियम सॉल्ट ऑफ इथाइल अल्कोहल ले लीजिए, NaOH ले लीजिए, KOH ले लीजिए, और इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में आप स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। तो ये इसका काम भी क्या होता है? इट कैन रिड्यूस ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन। बिल्कुल सेम, एवरीथिंग इज सेम एज क्लीमेंशन रिडक्शन एक्सेप्ट रिएजेंट। रिएजेंट के अलावा इसका सब सेम होता है। तो अगर आप यहाँ पर वुल्फ किश्नर रिडक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट विल रिमेन सेम, यानी साइक्लोएल्केन बनेगा। सिर्फ दोनों में जानते हैं डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है मीडियम का। यहाँ पर मीडियम कैसा है? यहाँ पर मीडियम एसिडिक है, ठीक है, और यहाँ पर मीडियम कैसा है? यहाँ का मीडियम कैसा है? बेसिक है। तो इसकी एसिडिक और बेसिक मीडियम की वजह से इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आप पहले कॉपी कर लो, फिर वो क्वेश्चन हम लोग पिक करते हैं। डन, आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको क्वेश्चन में मुझे बताना है कि कहां पर क्लीमेंशन रिडक्शन बेस्ट होगा और कहां पर वुल्फ किश्नर रिडक्शन बेस्ट होगा। आपको ये मैंने एक तो ये रिएक्शन है, इसका आपको क्लीमेंशन रिडक्शन करना है, और इसी का आपको वुल्फ किश्नर रिडक्शन करना है। आपको सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बताना है, या प्रोडक्ट बता भी दीजिए दोनों केस में। ठीक है, दोनों केस में प्रोडक्ट बताइए, दोनों केस का ही। और आपको प्रोडक्ट बताने के साथ साथ बताना है कि विच रिड्यूसिंग मेथड इज बेस्ट सुटेबल फॉर दिस कंपाउंड। देखिए इधर, जब आप इसका क्लीमेंशन रिडक्शन करेंगे इसका, तो क्लीमेंशन रिडक्शन एसिडिक मीडियम में होता है। एसिडिक मीडियम में कीटोन के साथ साथ ये OH का एलिमिनेशन भी करेगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, द प्रोडक्ट विल बी दिस। ठीक है, और जब आप वुल्फ किश्नर रिडक्शन करेंगे तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन यहाँ पर बेसिक मीडियम में होगा, और अल्कोहल के ऊपर बेसिक मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो सिर्फ कीटोन पार्ट विल रिड्यूस। तो हियर बेस्ट रिएजेंट इज वुल्फ किश्नर रिएजेंट। ये बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसमें सिर्फ कीटोन रिड्यूस हो रहा है। बेस्ट वो होता है जिससे हम सिर्फ कीटोन को रिड्यूस कर सके। अदर ग्रुप अगर इफेक्ट हो रहे हैं तो ये रिएक्शन हमारे लिए बेटर नहीं होगी, क्योंकि आप यहाँ चाहते थे कि OH पर कोई इफेक्ट ना हो, और यहाँ पर देखिए OH अफेक्टेड हो रहा है, इसलिए क्लीमेंशन अवॉइडेड होगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर रिएक्शन करेंगे तो क्लीमेंशन रिडक्शन करेंगे एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम का अल्काइल हैलाइड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पर इस केस का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी दिस। और अगर हम वुल्फ किश्नर रिडक्शन करेंगे तो वो बेसिक मीडियम में होगा। बेसिक मीडियम में अल्काइल हैलाइड का एलिमिनेशन हो जाता है, एंड इट विल गिव यू दिस प्रोडक्ट। तो हियर बेस्ट मेथड इज क्लीमेंशन रिडक्शन, बिकॉज हियर ओनली कीटोनिक ग्रुप इज रिड्यूस्ड, अदर ग्रुप्स पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है।
तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देयर आर सम रिड्यूसिंग एजेंट विच आर सिमिलर टू LiAlH4, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट उनका नाम मैं कई बार लिख चुका हूँ, इसीलिए मैं जहां पर भी रिडक्शन रिएक्शंस आती है मैं उनके नाम हमेशा मेंशन करता हूँ, सो दैट आपके भी दिमाग में वो हमेशा पिन कर जाएं। एक होता है मेटल प्लस एसिड। मैंने मेटल बोला, कोई भी मेटल हो सकता था, मैंने लिखा एक मेटल है बट कोई भी मेटल हो सकता था। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, इसको बाउवेलेंट ब्लैंक रिडक्शन बोलते हैं। या फिर कोई भी मरकरी का एलॉय ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर सोडियम अमलगम लिया है। ठीक है, BH3THF भी ले सकते थे फॉर रिड्यूसिंग पर्पस, ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और निकिल हाइड्रोजन के बारे में तो आप पहले से ही जानते हैं, निकिल हाइड्रोजन। तो ये जित सारे रिड्यूसिंग एजेंट वही काम करते हैं जो आपके लिए LiAlH4 करेगा। ठीक है, तो अगर आप LiAlH4 के बारे में जानते हैं तो इनकी भी रिएक्शन लिख सकते हैं। समझा? ठीक है, चलिए Yes, इसके sir. हाँ बाद सर। अब बस एक छोटी सी रिएक्शन बची हुई है, उसको भी कर लेते हैं, तो रिडक्शन वाला पार्ट हमारा फिर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा वुल्फ किस्टनर रिडक्शन का एग्जांपल हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं, MPV रिडक्शन, मॉर्विन पॉन्डोर्फ वैली रिडक्शन। ये एक सेलेक्टिव रिडक्शन होता है, ये स्पेसिफिक टाइप का रिडक्शन है। ये किसको रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है? कीटोन को रिड्यूस करने के लिए। ये किसको रिड्यूस करने के लिए आप यूज करते हैं? कीटोन को। और इसके लिए हम लोग रिएजेंट क्या लेते हैं? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और यहाँ पर हम लोग कैटलिस्ट लेते हैं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, ये यहाँ पर कैटलिस्ट लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो कीटोन पार्ट है ये रिड्यूस हो जाएगा तुम्हारा अल्कोहल में, और ये जो अल्कोहल पार्ट है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी एक डिस्प्रपोर्शनेशन सॉरी रिडॉक्स रिएक्शन होती है एक, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? एक दूसरे कीटोन में। तो ये बिल्कुल स्पेसिफिक रिएक्शन है, ऑल्दो इससे हम एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर सकते हैं, बट ये बेसिकली हम किसके लिए यूज करते हैं? कीटोन्स के लिए। क्लियर? चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन देता हूं, आप जरा उसका आंसर करो। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर मुझे हर एक बच्चे से चाहिए। तो इसका आंसर जिसके पास से नहीं आएगा मेरे पास, मतलब मैं मान लूंगा कि उसको कुछ नहीं समझा। ठीक है, ये एक कंपाउंड है, इसको रिएक्ट कराया गया है एक तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में, फिर इसको रिएक्ट कराया गया है सोडियम बोरॉन हाइड्राइड NaBH4 के साथ में, फिर इसी को रिएक्ट कराया गया है निकिल हाइड्रोजन कैटलिस्ट के साथ, फिर इसी का ही क्लीमेंशन रिडक्शन किया गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इनके नेम। ये लेटेस्ट सपोज A बनेगा, ये B बनेगा, ये C बनेगा, ये D बनेगा।
आपको ये ABCD आइडेंटिफाई करने हैं और इसका आंसर तो मतलब सबका आना ही आना चाहिए। ये सभी लोग करिए। आपको मैं इसके लिए 3-4 मिनट्स का टाइम आप ले लीजिए, बट इसका आंसर करके सेंड करिए। सबका मैसेज आना चाहिए, कोई ऐसा नहीं रहेगा कि जो मैसेज नहीं करेगा। कितना टाइम चाहिए भाई? इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया क्या मैंने करने के लिए आपको? इतना देर में सिर्फ 2 बच्चों ने क्लास में आंसर दिया, यानी अभी सिर्फ आज की डेट में 2 ही बच्चे तैयार हैं किसी भी एग्जाम के लिए। अगर एग्जाम आ जाएगा तो शायद वो उसमें कुछ कर पाएंगे। बाकी लोग सिर्फ अफसोस करने वाले हो क्या? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने नहीं दिया है, इतना टाइम भी नहीं लगता इसमें। अगर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है ना तो फिर तो आपने डिफिकल्ट देखा ही नहीं अभी तक। फिर देखिए इसका आंसर। सबसे पहले शुरू करते हैं सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। यहाँ पर एक तो कीटोन है, एक एल्डिहाइड है और एक एस्टर है। जो सोडियम बोरॉन हाइड्राइड होता है NaBH4, ये कीटोन और एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा। तो इस केस का आंसर है, अच्छा डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस नहीं करेगा। तो इसमें ये सब एज इट इज पड़े रहेंगे। And alcohol will reduce into CH2OH and ketone will reduce into OH। एक तो ये होगा। फिर LAH की बात करते हैं। LAH की सिर्फ एक लिमिटेशन है। LAH की सिर्फ एक लिमिटेशन है कि वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं कर सकता, बाकी सबको रिड्यूस करेगा। तो LAH सबको रिड्यूस करेगा, सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को टच नहीं करेगा। तो ये बन जाएगा CH2OH, ये बन जाएगा यहाँ पर OH और ये बन जाएगा CH2OH। और इसके साथ में C2H5 जो है ये C2H5OH बन के अलग हो जाएगा। फिर आते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन पे। क्लीमेंशन रिडक्शन सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है, एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं करेगा। एस्टर एंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को टच नहीं करेगा। और एल्डिहाइड को क्या करता है? एल्केन में कन्वर्ट कर देता है और कीटोन को भी एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका प्रोडक्ट ये बनेगा। यहाँ पर ये जो निकिल हाइड्रोजन है ये सबसे यूनिक है। यूनिक क्यों है? क्योंकि ये इन सब को रिड्यूस कर देगा। निकिल हाइड्रोजन इन सब में सबसे इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को सिंगल बॉन्ड बना देगा, CO को OH में कन्वर्ट कर देगा, CHO को CH2OH में कन्वर्ट कर देगा, एस्टर को भी CH2OH में कन्वर्ट कर देगा। तो ये है इसका आंसर।